अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मुईद पीरजादा। इमरान खान की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी, जहां पीडीएम की इस नेसेंट हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हुकूमत जिसकी कैबिनेट अभी बनी नहीं है, उसके लिए बहुत चैलेंजेस पैदा कर रही है, वहीं इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की ये बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी इमरान खान के लिए नए खतरात को और नए चैलेंजेस को जन्म दे रही है। एक नया सर्वे जो है, जो 12 अप्रैल के नए सर्वेज आ रहे हैं, वो शो करते हैं कि इस वक्त इमरान खान की पर्सनल ज़ाती अप्रूवल रेटिंग और पॉपुलैरिटी अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें सारे सूबे हैं, वो 41% 41% है। और उनके जो सेकंड कंपेटिटर और मुखालिफ हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी पॉपुलैरिटी अगर पहले 25% थी तो अब सिर्फ 23% रह चुकी है। बाकी जो लीडरान हैं, जिसमें जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग 8 से 11% के दरमियान रही है, उसमें कोई 1% का इजाफा हुआ है। आसिफ अली जरदारी साहब की अप्रूवल रेटिंग टोटल 2% है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और बिलावल जरदारी भुट्टो की अप्रूवल रेटिंग कोई अंदाजन 3% के करीब है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो बहुत बड़ा चैलेंज है इस मौजूदा पीडीएम की हुकूमत के लिए, लेकिन खुद इमरान खान के लिए भी इसमें खास से चैलेंजेस हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये देखें, अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो 10 अप्रैल को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गए थे नेशनल असम्बली में 174 वोट लेके, जहां 172 वोट आपको चाहिए होते हैं मिनिमम, वहां 2 वोट उनके पास ज्यादा थे। वो पांचवा दिन गुजर चुका है, पांचवा दिन खत्म हो चुका है, अभी तक अपनी कैबिनेट का ऐलान नहीं कर सके। अब ये सही है कि शहबाज शरीफ साहब के पास बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज 4 तो बड़ी जमातें हैं, पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, और मौलाना फजल रहमान का एमएमए का धड़ा है। उसके अलावा छोटे छोटे बहुत से फैक्शंस मिला के सिर्फ 172 का नंबर पूरा करने के लिए कोई 10 पार्टीज हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के पास कैबिनेट बनाने के लिए, मिनिस्टर्स रखने के लिए, एडवाइजर्स नॉमिनेट करने के लिए, एसएपीएम करने के लिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए एक बहुत बड़ा जेन्युइन चैलेंज जो है वो शहबाज शरीफ साहब के सामने है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि 5 दिन गुजर गए हैं, अगर 2 दिन और गुजर जाते हैं, एक पूरा हफ्ता ही गुजर जाता है, और शहबाज शरीफ साहब एक कैबिनेट का ऐलान नहीं कर पाते, उस पर एग्रीमेंट नहीं हो पाता इन पार्टीज के दरमियान, तो ये जो नेसेंट किस्म की हुकूमत बनी है, इसका जो सियासी बहरान है, इसके बारे में जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसके उन सपोर्टर्स के लिए जो इसे बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुल्क के अंदर भी हैं और पाकिस्तान से बाहर भी हैं, ये बेचैनी इस हुकूमत के हवाले से बढ़ती चली जाएगी। तो एक किस्म का चैलेंज। दूसरा जो चैलेंज है इस पीडीएम के इस सेटअप के लिए, वो ये है कि बहुत तेजी से गुज़िश्ता 24 घंटे में खास करके बहुत तेजी से ये परसेप्शन ग्रो कर रही है कि ये अब एक किंग्स पार्टी है, ये एक किंग्स अरेंजमेंट है। पीपीपी और पीएमएलएन और इनके ऊपर ये ठप्पा जो है किंग्स पार्टी का लगता चला जा रहा है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, बिकॉज 2000 खास करके कल जो जब डीजीआईएसपीआर की ब्रीफिंग हुई, उसके बाद जिस तरह से बिलावल जरदारी भुट्टो ने और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने वेलकम किया बड़ा होल हार्टेडली चंद पॉइंट्स को, उससे इस तासुब में बहुत तेजी से इजाफा भी हुआ है। अब ये उस सूरत हाल का रिवर्सल है, बिकॉज यही जो जमातें थीं, इनके जो लीडरान थे, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव स्पोक्समैन थे, इनके जो मुबसरीन थे, इनको जो मीडिया में लोग सपोर्ट करते थे, वो मसलसल टेलीविजन प्रोग्राम्स में आकर यही कहते थे कि ये एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इसे तो लाया गया है, जो इसे लेकर आए हैं वही इसे हटाएंगे, जो लेकर आए हैं उनसे पूछने की जरूरत है। और फिर कहते थे कि सेलेक्टर्स को कि तुम लोगों ने ये क्या किया है। उसके नतीजे में एक बयानिया, एक नैरेटिव बना। ये वो बयानिया और नैरेटिव है जिसे पाकिस्तान के मीडिया के अंग्रेजी अखबारात ने दुनिया भर में फैलाया, खास करके हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग में, बरतानिया के ज़राए इब्लाग में, अमरीका के अखबारात और ज़राए इब्लाग में, और फिर यूरोप में भी। और वो ये था कि इमरान खान, जो कि एक पॉपुलर लीडर था अपनी थी, उसे बताया गया कि इमरान खान तो अफवाज पाकिस्तान का, पाकिस्तान आर्मी का एक बचुंगड़ा है, उनका एक पोस्टर बॉय है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। सैकड़ों हजारों कार्टून दुनिया भर में बनाए गए जिसमें इमरान को बैट किसी फौजी अफसर ने पकड़ाया होता था, इमरान एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा होता था, इमरान खान। तो तासुर जो पूरी दुनिया को दिया गया और जिसको दुनिया के मगरब के और हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग ने कबूल किया कि इमरान खान ठीक है, अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है, उर्दू बोल लेता है, लेकिन इमरान खान अपने ती कोई लीडर नहीं है, अपने ती एक पॉलिटिकल रियलिटी नहीं है। इसकी सारी पॉलिटिकल रियलिटी इमरान खान की जो है
वो फौज ने सिंथेसाइज की है, मैन्युफैक्चर की है। इसके साथ जो कॉन्सेंट है अवाम का, पब्लिक का, ये भी एक मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट है, ये एक मैन्युफैक्चर्ड पब्लिक ओपिनियन है। अब ये सूरत हाल बहुत तेजी से रिवर्स हो रही है, ये सूरत हाल पलटा खा चुकी है। अब हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग, मगरब के ज़राए इब्लाग, पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग, सारी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस कर रही है कि अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, अफवाज पाकिस्तान तो इमरान खान के साथ नहीं खड़े हैं, उन्होंने तो उसे नहीं बचाया है। अलबत्ता जो नई हुकूमत पीडीएम की आई है, पीपीपी की, पीएमएलएन की, मौलाना की, एमक्यूएम की, इसके पीछे ऐसा लगता है कि इसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। इस्टेब्लिशमेंट लाख कहे कि हम तो पॉलिटिक्स में नहीं हैं, लेकिन तासुर जो है पाकिस्तान की सड़क के ऊपर वो तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप हिंदुस्तान के कॉलमनिस्ट देखें, यूरोप और अमेरिका के कॉलमनिस्ट देखें, तो वो भी इस इंप्रेशन को तेजी से जो है पकड़ते चले जा रहे हैं, उनमें तेजी से ही इंप्रेशन जो है वो गेन कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 20 बरस में पीएमएलक्यू को, जो चौधरी ज़फ़र गुजरात की पार्टी थी, उसके ऊपर यह ठप्पा था कि ये किंग्स पार्टी है। गुज़िश्ता 5 बरस में ये ठप्पा जीडीए के ऊपर था, ये ठप्पा बाप के ऊपर था, ये ठप्पा एमक्यूएम के ऊपर था। लेकिन अब चाहें ना चाहते हुए, बादल न खासा तौर पर ये ठप्पा बहुत तेजी से पीएमएलएन के ऊपर, पीपीपी के ऊपर और मौलाना फजल रहमान के ऊपर भी ये ठप्पा बहुत तेजी से लग रहा है। अगर आप डीजीआईएसपीआर की ब्रीफिंग 24 घंटे पहले की देखें, तो डीजीआईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग की सिर्फ एक चीज़ के ऊपर के जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया था, जो डिक्लेरेशन थी, उसके अंदर लफ्ज़ कॉन्स्पिरेसी नहीं है। फिर उनसे पूछा गया कि डेमार्शे क्यों इशू किया, मेरा ख्याल वसीम अब्बासी साहब ने पूछा, तो उसकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि देखें, डेमार्शे तो मुदाखलत के लिए भी और चीज़ों पर भी इशू किया जा सकता है। फिर उन्होंने माना कि जो अमेरिका से जो डिस्पैच आई थी, वो दर हकीकत एक मुदाखलत है, वो एक इंटरफेरेंस है, और जो एक्चुअल एलामिया और डिक्लेरेशन था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें लफ्ज़ उसके लिए ब्लैटेंट इंटरफेरेंस का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया था। जो मेन चीज़ वहाँ से निकली, उसे बिलावल जरदारी भुट्टो और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने इग्नोर कर दिया। उनका तमाम तर जोर, और मैं समझता हूँ उनसे बड़ी कन्फ्यूजन हुई, उनसे बड़ी मिस्टेक हो गई, वो समझ नहीं हो सके, बिकॉज उन्होंने तो शादियाने इस चीज़ के बजाय कि डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि वहाँ लफ्ज़ कॉन्स्पिरेसी जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन इससे पहले इन पार्टीज़ का जो मेन स्टैंड पॉइंट था, वो ये था, जहाँ से कहानी शुरू हुई थी 27 मार्च के बाद से, वो ये कि ऐसा कोई ख़त, ऐसी कोई कम्युनिके, ऐसा कोई डिस्पैच जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अब जो चीज़ डीजीआईएसपीआर की ब्रीफिंग के बाद साबित हो गई है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जिस डिस्पैच, जिस कम्युनिके में का जिक्र किया गया है, जिसकी तरफ इशारा किया गया है, वो वाकई ही एग्जिस्ट करता है, और वो एक इंटरफेरेंस है, वो एक ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है, वो एक मुदाखलत है। उसकी हकीकत की सर्टिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन जो है वो कल की प्रेस ब्रीफिंग के बाद एक बार फिर इस्टेब्लिश हो गई है, जिससे अब पाकिस्तान का मीडिया और सिस्टम जो है पीछे नहीं हट सकता। दो चीज़ों की और बड़ी अच्छी वजाहत जो है वहाँ पे डीजीआईएसपीआर की ब्रीफिंग से हो गई। एक तो ये है कि रशिया का जो ट्रिप था, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उसमें अकेले नहीं थे, वो उनका ज़ाती फैसला नहीं था, बल्कि अफवाज पाकिस्तान आर्मी जो है वो फुली ऑन बोर्ड थी। पाकिस्तान आर्मी भी ये समझती थी कि रशिया जो है वो जाना चाहिए। फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उनके साथ उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से फॉर्मल इन्विटेशन तो नहीं, फॉर्मल रिक्वेस्ट तो नहीं आई, लेकिन अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट आती अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में बेसिस की, लॉजिस्टिक्स की, तो उसका जवाब अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी एब्सोल्युटली नॉट होता, साफ इनकार होता। तो यहाँ पर भी एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो मौक़िफ़ है उसको सपोर्ट मिली। जब इन चीज़ों को आप देखते हैं तो गालिबन बिलावल भुट्टो और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो बहुत ही वार्मली शादियाने बजाय मिठाइयाँ बांटने की कोशिश की, वो थोड़ा सा गैर ज़रूरी था, और अपने ऊपर मजीद उन्होंने ये इंप्रेशन गहरा कर लिया है कि वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में कहाँ पर खड़े। अब इस सारी सूरत हाल का शहबाज शरीफ साहब की जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, जिसकी अभी तक कैबिनेट नहीं बन पाई, उस पर क्या असर हो रहा है? कैबिनेट ज़ाहिर है कि एक गैर यकीनी की सूरत हाल, अनपॉपुलरिटी की सूरत हाल बढ़ रही है। शहबाज शरीफ साहब कभी भी एक पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर तो उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से वोट लिया ही नहीं है। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि उनकी अपनी पॉपुलैरिटी रेटिंग तो मैक्सिमम 8-10% से ज़्यादा है ही नहीं पूरे सिस्टम के अंदर। वो तो एक टेक्निकल बुनियाद पे, एक नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद, एक तकनीकी बुनियाद पे नेशनल असम्बली से 2 वोट ज़्यादा लेकर इलेक्ट हुए हैं।
तो उनकी हुकूमत पे इस सारी सूरत हाल का खासा दबाव पड़ रहा है और इन सारी जमातों पे भी दबाव पड़ रहा है। और अंडर दी सर्कमस्टांसेस जबकि किंग्स पार्टी का ठप्पा लग गया है PMLN PPP मौलाना पे, तो ज़रूरी तो ये है कि ये जल्द से जल्द एक आम इंतखाबात की तरफ बढ़ें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस कि ये गवर्नमेंट में क्या करना चाहते हैं। एक इलेक्शन तो बहरहाल होने ही है पाकिस्तान में, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन ही नहीं होंगे। यहाँ कोई जनरल ज़ियाउल हक की 11 बरस की हुकूमत या जनरल मुशर्रफ की 8-9 बरस की हुकूमत तो अब आने से रही, यहाँ इलेक्शन तो होंगे ही, इलेक्शन तो होने ही है वो तो, और कोई तरीका ही नहीं है कि इस साल के आखिर तक इलेक्शन जो है पाकिस्तान में ना हो। बहुत ही मुश्किल होगा ऐसा कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज क्रिएट करना मौजूदा सूरत हाल में कि पाकिस्तान में आप गैर मुइना मुद्दत के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने की कोशिश करें और इलेक्शन को यहाँ पर आप जो है उसको उसको लटकाते चले जाए, तो इलेक्शन तो होना ही है। तो फिर इन जमातों को उस इलेक्शन की तैयारी भी करनी है। लेकिन अब PTI की और इमरान खान की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के वजह से ये इलेक्शन जो है इनके लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज बनते चले जाएंगे। और 3 किस्म की चीज़ें इसके जवाब में, 3 किस्म की चीज़ें जो हैं इनके वो सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि इमरान खान की ज़ात को गंदा करने के लिए, उसके ऊपर कीचड़ उछालने के लिए नई नई चीज़ें ढूंढी जाएं और उसमें खासी मेहनत की जा रही है। आपने गुज़श्ता 24 घंटे में, 48 घंटे में वो मज़क्का खेज़ किस्म की स्टेटमेंट सुनी है कि इमरान खान तोशा खाने से घड़ी लेके दौड़ गए, घड़ी उन्होंने जाके बाजार में बेच दी। एक तो ये चीज़ है। फिर ये कि एक गोल्ड प्लेटेड क्लैशनकोव गन जो है वो बनी गाला में उनके घर से पुलिस या FIA भेज के रिकवर करनी होगी। एक तरफ इस किस्म की चीज़ें हैं। खातून अव्वल के हवाले से आपने देखा इससे पहले बहुत सी स्टोरीज जो हैं वो रिलीज की गई, बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन लाने की कोशिश की जा रही है जो एक्स फर्स्ट लेडी थी। उसके अलावा ये भी है पॉसिबिलिटी कि इमरान खान के खिलाफ कुछ केसेस भी रजिस्टर किए जाएं, FIA से किए जाएं, नैब में किए जाएं। नैब और FIA में बड़े पैमाने में जो तबादले और ट्रांसफर्स हैं वो भी हम उस हवाले से सुन रहे हैं। लेकिन जो सबसे भड़के, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ चीज़ है वो फॉरेन फंडिंग केस है, जिसे एक्सप्लॉइट करना और उसको बिल्डअप करना और उससे नताइज हासिल करने की पूरी एक मंसूबा साजी जो है वो होते नजर आ रही है। उसके खदोखाल जो है वो नजर आ रहे हैं। और मैं इस हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो करना चाहता हूँ जिसमें मैं तफसील से एक्सप्लेन करूँ कि फॉरेन फंडिंग केस जो है ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है। लेकिन थोड़ी सी मैं आपको वजाहत करूं कि जब भी, और ये बात बार बार दोहराने की बात है, ये इसका क्लिप बनाए आप, बार बार ये बात दोहराने की है कि जब आप कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस, बेसिकली ये मिसनॉमर है, ये होना चाहिए प्रोहिबिटेड फंडिंग केस। लेकिन जब एक लफ्ज, इस्तेलाह और एक टर्म इस्तेमाल की जाती है फॉरेन फंडिंग केस, तो एक आम आदमी जो सुनता है, जिसको तफसीलात नहीं पता, उसके जहन में यही आता है कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट या किसी फॉरेन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी ने PTI की या इमरान खान की फंडिंग की होगी, यानी हिंदुस्तान की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ने की होगी, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने फंडिंग की होगी, अमेरिका की CIA ने की होगी, बरतानिया की MI6 ने की होगी, या इसी तरह से किसी यूरोप की हॉस्टाइल एजेंसी ने फंडिंग की होगी, ये किसी हुकूमत ने फंडिंग की होगी, अमेरिका की हुकूमत ने फंडिंग की होगी, हिंदुस्तान की हुकूमत ने फंडिंग की होगी, इंग्लिस्तान की हुकूमत ने फंडिंग की होगी, इसराइल ने फंडिंग की होगी, कोई इस ज़ायनिस्ट लॉबी ने फंडिंग की होगी। तो एक बड़ा एक इम्प्रेशन आता है फंडिंग। हकीकत ये है कि लोगों से, आम शहरियों से, यहाँ 40,000 लोगों से ये फंडिंग तहरीक इंसाफ ने वर्ल्ड वाइड जो है इकट्ठी की। आम लोगों से फंडिंग लेना सबसे बेहतर और सबसे ट्रांसपेरेंट और सबसे नॉन करप्टेबल तरीका है एक सियासी जमात के लिए, जो अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती हैं, जहां वो हर एक शख्स से एक लिमिट है कि किस हद तक वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक साल में या किसी एक इलेक्शन ईयर में फंडिंग जो है वो कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की जो इलेक्शन लॉ है 2017 का, उसको PTI के इस केस को जहन में रख के इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है, लिखा गया है कि उसमें अगर कोई फॉरेन सिटीजन है, उसने अगर कोई फंडिंग दी है, उसको भी प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। और अगर उस फंडिंग में कोई कंपनी ने वो फंडिंग दी है, और PTI के केस में छोटी छोटी फंडिंग कंपनीज की भी है, और उन फंडिंग्स को तरसील करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए पाकिस्तान में, चूंकि अमेरिका का कानून जो है फॉरेन फंडिंग के हवाले से, जहां फारा का फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1934 का, उसके तहत जब आप फंडिंग कलेक्ट करते हैं और उसको ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो आपको कंपनीज
کے ذریعے اس کو کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مطلب وہ میں آپ کو پورا ایک ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا. تو اس طرح کی جو ٹیکنیکل وجوہات، ٹیکنیکل ریزنز اس کیس کے اندر ہیں، اور وہاں سے ایک مطلب جو عام آدمی کے لیے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. معاملہ تو ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کا، جس کے بارے میں کامن لیگل انڈرسٹینڈنگ ہے. میں نے الیکشن ایکسپرٹ سے اور وکلا سے پوچھا ہے کہ پاکستان کے قانون کے تحت، کہ دنیا کے کسی بھی قانون کے تحت، اگر جہاں ایسا قانون ہوگا تو اگر ایسی فنڈنگ ہے جو پروہیبٹڈ کی زد میں آتی ہے، جو نہیں ہونی چاہیے تھی، تو آپ اس کو بھاگ کے سرکار کنفسکیٹ کر لیں گے، اس کو ضبط کر لیں گے. لیکن یہاں پر اس میں سے ایک بہت بڑا مطلب نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک بہت بڑی سیاسی ڈائریکشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں سے پاکستان کی پالیٹکس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو پاکستان کی نیشنل پارٹی ہو، جو پاکستان کے ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک، جو خیبر سے کراچی تک پاکستان کو کنیکٹ کرتی ہو، جو سوات سے سکر تک پاکستان کو کنیکٹ کرتی ہو، جس نے پچھلے الیکشن کے اندر جو ہے تقریباً 2.25 کروڑ ووٹ لیا ہو، جس کے ساتھ کئی کروڑ لوگ کھڑے ہوں، جس کے ایک اشارے پہ لاکھوں لوگ سڑکوں سے رمضان کے مہینے میں باہر آ جاتے ہوں، اسے بین کرنے کے لیے اور اس کے چیئرمین کو بھی بین کرنے کے لیے جو ہے اس کیس کو استعمال کرنے کی کوشش جو ہے کی جا رہی ہے. اور وہ کیوں ایسا لگنے لگ گیا ہے کہ یہ سسٹم ایسا کر رہا ہے؟ یہ تو پہلے سے بھی امپریشن چل رہا تھا، لیکن ایک دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ، جو ڈیسیجن آیا ہے، وہ ڈیسیجن بڑا عجیب و غریب ہے. بیکاز اس کا ایک پیراگراف جو اخبارات نے کوٹ کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر اس کو 30 دن میں کمپلیٹ کریں، پہلے تو 30 دن میں کمپلیٹ کرنا از ویری ایمبیشس، بٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا گیا ہے. لیکن اس میں ایک پیراگراف یہ بھی کہتا ہے کہ اگر پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے پی ٹی آئی کی، تو پھر پارٹی کے لیے اور اس کے چیئرمین کے لیے اس کی امپلیکیشنز ہوں گی. نوٹ کریں، پارٹی کے لیے اور اس کے چیئرمین کے لیے. اگر تحریک انصاف کو آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو چلے پھر رجسٹر کر سکتی ہے، لیکن چیئرمین جو ایک نیچرل آرگینک ہیومن پرسن ہے، اس کے لیے بھی امپلیکیشنز اس کی ہو سکتی ہیں. سر ایسا لگتا ہے جیسے ایک سٹیج سیٹ ہو رہی ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے. اس پہ تفصیل سے اس فورن فنڈنگ کیس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور میں چاہوں گا کہ اور لوگ بھی اس کو سمجھیں، آپ لوگ بھی اپنے تئیں اس کا انالیسس کریں، اس کا ایگزامینیشن کریں. میں چند گھنٹوں میں، میری کوشش ہے کہ میں اس پہ تفصیل سے ایک ڈیٹیل ویڈیو کروں. تھینک یو.